अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लक्की सिटी होटल का प्रोपराइटर सैयद ख्वाजा पाशा और मैनेजमेंट सैयद कैफ सैयद काशिफ की जानिब से पारदीवाड़ा पुराना पुल बहादुरपुरा रोड हैदराबाद में बड़े पैमाने पर और शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जिसका इफ्तिताह मीर जुल्फिकार अली MLA चार मीनार के हाथों अमल में आया। इस दौरान एजाजी मेहमाने MD मुबीन MLA बहादुरपुरा, जाफर हुसैन मेराज MLA याकुतपुरा, कौसर मोयुद्दीन MLA कारवान, अहमद पाशा कादरी साबिक MLA चार मीनार, लाइक अली सीनियर लीडर मजलिस, जाकिर बाकरी दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर, राजमोहन पुराना पुल कॉर्पोरेटर, मोहम्मद अमीरुद्दीन गुलकुंडा कॉर्पोरेटर, समद वारसी साबिक कॉर्पोरेटर व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी हुकूमत से चंद सवालात पूछे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे गुमराहकुन सर्वे लाकर मुल्क की माशी साख को क्यों तबाह किया जा रहा। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत 5% गुर्बत की बात करती है तो वो उन गरीबों के लिए क्या करने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही। नीति आयोग ने गुर्बत से मुतल्लिक मुख्तलिफ आदाद व शुमार पेश किए हैं, उनमें से कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है। हमारे सरकार से कुछ सवाल है और वो सवाल जरूरी है। इस तरह के भ्रामक सर्वे लाकर आप इस देश की क्रेडिबिलिटी पर, डेटा की साख पर, देश की आर्थिक क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं। और जब भी कोई सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करती है, आंकड़ों की हेराफेरी, आंकड़ों की जालसाजी करती है, उसका पूरा पूरा प्रमाण आपको निवेश जो गिर जाता है उसमें दिखता है। आज प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और FDI भी लगातार निरंतर 3 साल से गिर रही है। 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आकर FDI खड़ी है, क्योंकि लोगों को अब आपके आंकड़ों पर यकीन नहीं है। हिंदुस्तान की एक क्रेडिबिलिटी थी, एक साख थी कि हम कुछ भी करते हैं, हम अपने आंकड़ों से खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप क्यों लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के आर्थिक आंकड़ों के साथ जालसाजी कर कर इस देश के आंकड़ों की प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। हमारा एक सवाल और है, सरकार अगर 5% गरीबी की बात करती है तो सरकार 46 रुपए प्रति रोज के लोगों के लिए क्या कर रही है। 67 रुपए प्रति रोज जो शहर में लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है। सरकार ये जो आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है शहर और गांव के बीच में और अमीर और गरीब के बीच में, उस खाई को पाटने के लिए क्या कर रही है। ये सब बड़े वाजिब सवाल हैं और इस सवाल से पूछे जाने चाहिए। सरकार कहती है बहुत बढ़िया चकाचक मामला है, तो आय क्यों नहीं बढ़ रही है। क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखेगी कि अगर आय नहीं बढ़ रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है उसका असर क्या हो रहा है। क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखना चाहती है कि सेविंग रेट क्यों गिर रहा है, लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी से क्यों पैसा निकालने को मजबूर है। सरकार उज्ज्वला का ढिंडोरा पीटती है और असलियत यह है कि ईंधन पर सिर्फ मात्र 1.5% लोग खर्चा कर रहे हैं। और सरकार की नीति आयोग से एक डायरेक्ट सवाल है। आप ही की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ने कहा था अभी कुछ ही हफ्तों पहले 11% मल्टी डायमेंशनल लोग गरीब हैं। अब आप कह रहे हैं 5% गरीब हैं। जुलाई 2023 में आपने कहा था कि गांव में 20% के लोग गरीब हैं। तो 20% लोग गरीब हैं, 11% लोग गरीब हैं या 5% लोग गरीब हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट नीति आयोग की 3 रिपोर्टों पर यह आंकड़े आधारित है। तो नीति आयोग में कौन सी रिपोर्ट सच्ची है, इस बात की पुष्टि नीति आयोग सरकार की जरूर करे। और असलियत यह है, अगर विश्लेषकों की माने तो यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो महंगाई की लगातार बढ़ती हुई दर है, CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है,
जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जो लगातार 6% से या तो बाहर है या 6% के करीब है, जो 4% होना चाहिए था उसकी सीमा रेखा से लगातार बाहर है, उसमें फेरबदल करने की कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से उसको भी जालसाजी करके नीचे लाया जा सके और फिर टीवी पर बददिमाग प्रवक्ता और मुंह बोले मंत्री पीठ ठोक ठोक कर कहे हम तो महंगाई की दर को नीचे ले आए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार ने और पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति ये मानती है कि एडवाइजरी कमेटी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ने उनके जीडीपी के बेस ईयर को 2017-18 में बदलने का सुझाव क्यों ठुकराया, क्यों वो आंकड़ा छिपाया गया, क्यों वो आंकड़ा नहीं आया, ये बात सरकार बताए। हमारे हिसाब से इस मंच से हमारी एक ही मांग है कि आंकड़ों के साथ जालसाजी और खिलवाड़ बंद कर दीजिए। अपने नैरेटिव के लिए इस देश की आंकड़ों की साख पर प्रहार मत कीजिए। आप ही का आंकड़ा अगर मान ले तो 46 रुपए प्रतिदिन पर 5% इस देश की आबादी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी करने को मजबूर है। उनके बारे में यह सरकार क्या कर रही है? और मैंने कुछ लोगों का नाम लेके यहां पर साक्ष्य दिए थे। अगर सब ठीक है तो ये जो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं इनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? अगर सब ठीक है तो 2 किसान हर घंटे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर सब ठीक है तो 2022 में 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान क्यों ली आर्थिक तंगी? रियासती हुकूमत ने अहले अफराद के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया। हुकूमत ने एक और गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए आज जियो जारी कर दिया। हुकूमत पहले ही वाजे कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास राशन कार्ड्स हैं। रियासत भर में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन है। राशन कार्ड्स रखने वाले खानदानों की तादाद 89,99,000 है। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तें दाखिल करने वाले सफेद राशन कार्ड्स रखने वालों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। 3 साल से गैस के इस्तेमाल को देखते हुए मुस्तहिक अफराद का अहाता किया जाएगा। वाज़ेह है कि शाम ये स्कीम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई। चाडा वेंकट रेड्डी साबिक एमएलए सीपीआई के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मल्लू भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर बिजली से कहा है कि 2006-07 में मुश्तरिका रियासत में जूनियर लाइन मैनों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस तरह के नोटिफिकेशन के जरिए कुछ अहले अफराद को पोस्टिंग दिए बगैर हटा दिया गया। बिलखसूस करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद के उम्मीदवारों को कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। इस मामले पर उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट गए तो अदालत ने भी उनके मुतालबे को मुनसिफाना समझते हुए उन्हें फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने का हुक्म दिया, लेकिन साबिका हुकूमत ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया है। नौकरियों पर भर्ती नहीं हो रहे। इसी अदालत के अहकामात के मुताबिक मुल्हका आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जूनियर लाइनमैनों की भर्ती की है। नतीजतन जूनियर लाइनमैन जो 2006-07 में क्वालिफाई हुए थे मुलाजिमतें ना मिलने की वजह से छोड़ गए। इसलिए पिछली हुकूमत ने 2006-07 में क्वालिफाइड जूनियर लाइनमैनों को भर्ती करने में कोताही की है। उन्होंने कहा है कि इस नई हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो जवाब दें और अदालती अहकामात पर गौर करें और उन्हें अपनी तहवील मिले। 2006-07 సంవత్సరం జూనియర్ లైన్మెన్లను విద్యుత్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి సెలెక్ట్ చేశారు. అందులో ప్రధానంగా కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి క్వాలిఫైడ్ జూనియర్ లైన్మెన్ల ఉద్యోగ నియామకాలు పెండింగ్లో పెట్టారు. అంతటా నియామకాలు చేపట్టి మమ్మల్ని చేపట్టలేదని వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు. కోర్టు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు పోతే సుప్రీంకోర్టు కూడా వీళ్ళు అర్హులు కాబట్టి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు విధుల్లోకి తీసుకోమని తీర్పిచ్చింది. అయినా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు, నిర్లక్ష్యంగా భరించింది, వీళ్ళ ఉద్యోగాలు తీసుకోలేదు. కానీ పక్కనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ 2006-07 సంవత్సరంలో మిగిలిపోయినటువంటి క్వాలిఫైడ్ జూనియర్ లైన్మెన్లకు విధుల్లోకి తీసుకున్నారు. అవునా, కొత్త తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీళ్ళకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి, క్వాలిఫైడ్ జూనియర్ లైన్మెన్లు, సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు కూడా ఉత్తర్వులు ఇచ్చినందున తక్షణమే వీళ్ళు విధులకు తీసుకొని మానవతా దృక్పథంతో వీళ్ళను ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు.
सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोट्टागुड़म के खानसाज कोननैनी समशिवरा, सीपीआई के कौमी वर्किंग कमेटी के अराकीन चाडा वेंकट रेड्डी, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कमेटी के अराकीन पाला वेंकटा रेड्डी के श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए जो मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर सी रविंद्र कुमार ने कहा है कि इस महीने की 28 तारीख यानी कल से मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मंगल के रोज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि जारी साल की 28 तारीख से मार्च ता अप्रैल 4 तक होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में जिले भर में 30 इम्तिहानी सेंटर्स में जुमला 21,527 तलबा व तालिबात उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इम्तिहानी सेंटर्स में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं ताकि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। खासतौर पर पीने के पानी, पंखे, फर्नीचर और टीबी खदमात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ఫర్నిచర్ అవైలబుల్ చేసుకున్నాం. కింద కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాయడానికి వీలు లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా విద్యార్థి డోర్ లెగ్స్ అన్న బెంచ్ పైన కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అన్ని సెంటర్లలో మేము ఫర్నిచర్ సఫిషియెంట్గా ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్. తర్వాత ప్రతి సెంటర్లో ఏఎన్ఎం కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. డిఎంఎస్ గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాము. ఆ సార్ ఆయా సెంటర్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ లిస్ట్ ఇచ్చారు. దాని ప్రకారంగా ప్రతి సెంటర్లో ఒక ఏఎన్ఎం ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ తీసుకొని గ్లూకోజ్ పౌడర్ కానీ ఇలాంటి ఫస్ట్ ఎయిడ్ పెట్టే ఉంటే ఆ కిట్ తీసుకొని తప్పకుండా ప్రతి సెంటర్లో ఏఎన్ఎం కూడా అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నాం సార్. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాను ఎండాకాలం ఎక్కువ ఉంది, ఎండ అవుతుంది కాబట్టి పిల్లలందరికీ తప్పకుండా వాటర్ కావాల్సింది కాబట్టి డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా అన్ని సెంటర్లలో సమృద్ధిగా ఉంచే విధంగా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పినాం సార్. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. క్వశ్చన్ పేపర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ 8:30 తీసుకొసుకుంటారు సార్. క్వశ్చన్ పేపర్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క సిఎస్డిఓతో పాటు ఎస్కార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఎస్కార్ట్తో పాటు తప్పకుండా రావాల్సి వస్తుంది. పోలీస్ స్టేషన్ నుండి సెంటర్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క పేపర్తో పాటు ఎస్కార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఎస్కార్ట్తో పాటు సెంటర్ రావాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత పేపర్ ప్యాక్ చేసిన పోస్టర్ పంపేటప్పుడు కూడా ఆ ఆన్సర్ బండలతో పాటు ఎస్కార్ట్ కూడా పోస్టర్ వరకు కూడా ఎస్కార్ట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్. ఆ విధంగా వారికి అందుబాటులో వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినాం సార్. ఇంకోటి బ్యాంకు ఓఎంఆర్ సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్. ఈ బ్యాంక్ ఓఎంఆర్ ఎవరికైతే సీట్స్ రాలేదో ఎగ్జామ్ లేట్తో ఫీ కట్టే వాళ్ళు కొంతమందికి బార్కోడ్ సీట్స్ రాలేదు. అవి కూడా ఇప్పుడు వచ్చినాయి సార్. ఈరోజు వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్కు వారు సప్లై చేసుకొని అన్ని విధాల సఫిషియెంట్గా పీస్ఫుల్గా ఎగ్జామ్ ప్రశాంతంగా ఉండే విధంగా అన్ని పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేసుకొని పరీక్షలు విజయవంతంగా నిర్వర్తించాలని అన్ని సిఎస్డి అందరూ కూడా ఆదేశించడం జరిగింది సార్. समाजी जंगलात बडगाम की तरफ से म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम के इश्तिराक से बडगाम में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों महकमों के मुलाजमीन और मुख्तलिफ स्टॉक होल्डर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बादशाह महकमे समाजी जंगलात के हुकाम ने दरख्त उगाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मुफ्त पौधे फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। 1035 प्लांट्स को हमने आज यहाँ ड्राइव किया है। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से ऐसी कोशिश होती है कि ऐसा प्लांट लगाने का जिस प्लांट लगाने से एक तो लोगों की माली मामनत भी बढ़ जाता है और हमें जरिया भी बनता है। जैसे कि मकान तामीर करने के मौके पे भी हमें ये बहुत काम आते हैं। जो भी वैरायटी हम आज लगाते हैं इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा है। और ये साइंस के रिसर्च के मुताबिक जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपके वसादत से लोगों को गुजारिश करता हूं कि अगर कोई भी अपने गिरदनवा में शजरकारी कराना चाहते हो तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री से राब्ता कायम कीजिए। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री 24 घंटे आपके साथ शान बशान होंगे। अगर कहीं भी गाह चराई, स्टेट लैंड, खालसा सरकार जहां भी खाली है, जहां आज तक कोई प्लांट नहीं लगे हुए, तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री इतला करिए। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री वहां शजरकारी करेंगे। अलमदारी मुल्क कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अरशाद फरमाया कि आन पोश तिल ये वन पोश। वो मद्देनजर रखकर भी हम पर जिम्मेदारियां हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना है। तो इससे पहले भी हमारे डायरेक्टर मासूब ने यहाँ इस प्रोग्राम को अंजाम दे दिया है और हमें हिदायत दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना हम पर फर्ज बनता है।
اور ہم ہر روز شجرکاری کرتے ہیں، لیکن اس بار ہم نے ایک بدلاؤ لایا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس میں شمولیت مناسب سمجھ لے لیا ہے. تو جو تب تک کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہوں گے جب تک لوگ شامل نہ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے اس میں امین پور میں تلنگانہ اسپیشل پروٹیکشن فورس TSPF کو تلنگانہ اسپیشل پروٹیکشن فورس TSPF کے کانسٹیبلوں کی بھرتیوں کے لیے بنیادی انڈکشن ٹریننگ کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہوئی ہے. ٹریننگ پروگرام کا آغاز TSPF اکیڈمی ٹریننگ سینٹر میں واقع بندم کومو امین پور گاؤں سنگاریڈی میں ہوا ہے. ڈاکٹر انل کمار IPS ڈائریکٹر جنرل TSPF اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. اور مادھو راؤ DIG پرنسپل TSPF اکیڈمی کمانڈنٹ ٹرینات اور دیگر TSPF افسران نے بھی پروگرام میں شرکت کی. تربیت حاصل کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انل کمار IPS نے انہیں مسابقتی انتخاب کے عمل میں کامیابی کے ساتھ تشریف لانے پر مبارکباد دی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ 9 ماہ کے تربیتی پروگرام کو مستعدی کے ساتھ دیکھیں. انہوں نے تربیت کے دوران سیکھے گئے مضامین کو نہ صرف اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی لاگو کرنے کی ترغیب دی. سینئر صحافی سنواس ریڈی جنہیں تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، میڈیا اکیڈمی کے عہدیداروں اور عملے نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر اکیڈمی کی جانب سے مستقبل میں کی جانے والی سرگرمیوں پر قریبی تبادلہ خیال کیا گیا. میڈیا اکیڈمی کے سیکرٹری ناگلا پلی وینکٹیشور راؤ، مینیجر وینکٹیشم، اکاؤنٹنٹس آفیسر پون چندر راؤ، لائبریری وناجا رحمان و دیگر نے اس میں حصہ لیا. ریاستی وزیر ریونیو پونگولیٹی سنواس ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد میں ڈاکٹر مہاتما جیوتبا پھولے پرجا بھون کے زیر اہتمام پرجاوانی پروگرام کی اپیلوں سے نمٹنے کے لیے ضلع سطح پر کلکٹر کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی. پرجاوانی پروگرام کے انتظام اور اس پروگرام میں موصول ہونے والی درخواستوں پر سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر چنا ریڈی، چیف سیکریٹری شانتی کماری، اسپیشل چیف سیکریٹری محکمہ فائنانس راما کرشنا راؤ، اسپیشل چیف سیکریٹری لیبر اینڈ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ رانیکا مودنی، چیف سیکریٹری محکمہ تعلیم برا وینکٹیشم، چیف سیکریٹری محکمہ ریونیو نویل متل، چیف سیکریٹری روڈز اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سنواس راجو، پرجاوانی نوڈل آفیسر دیویا اور دیگر سینئر افسران اس دوران موجود تھے. اس موقع پر ریونیو منسٹر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد پرجا بھون میں ہر ہفتہ 2 دن منعقد ہونے والے پرجاوانی پروگرام میں آنے والے لوگوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو سب سے زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.